इस कहानी की शुरुआत में हम बेन और उसके कजन एली को देखते हैं, जो इस वक्त एक ज्वेलरी शॉप तक हीरे पहुंचाने का काम कर रहे होते हैं। एली इस काम में नया होता है, इसलिए उसके चेहरे पर साफ डर और घबराहट दिखाई दे रही होती है। बेन उसको समझाते हुए पूछता है कि क्या वो अपनी बंदूक साथ लाया है, जिसे वो सही से लोड करके रखने को कहता है। इसी बीच दूसरी ओर हमें डेविस नाम का एक शातिर और बेहद चालाक चोर दिखाई देता है, जो अभी अभी अपने घर से निकलकर अपने अगले प्लान पर काम शुरू करता है। वो पहले से ही एक आदमी मसूद की कार पर ट्रैकर लगा चुका होता है और अब आराम से उसका पीछा कर रहा होता है। सही मौका मिलते ही डेविस उसकी गाड़ी को ओवरटेक करता है, एक सुनसान सड़क पर अपनी कार बीच में रोक देता है और जैसे ही मसूद नीचे उतरता है, तुरंत उस पर बंदूक तान देता है। वो उससे पूछता है कि उसके पास कोई हथियार तो नहीं है और फिर चालाकी से उसका फोन लेकर उसे गाड़ी की डिग्गी में बंद कर देता है ताकि वो किसी से संपर्क ना कर सके। उधर ज्वेलरी शॉप के अंदर मालिक सैमी बेन से नए लड़के एली के बारे में बात करता है और फिर उसे एक ब्रीफकेस देता है जिसमें नकली हीरे होते हैं, लेकिन असली ट्विस्ट यही होता है कि असली हीरे, जिनकी कीमत लगभग $3 मिलियन होती है, बेन के मोज़ों में छुपाए गए होते हैं। सैमी साफ शब्दों में उसको कह देता है कि इस बात की जानकारी एली को बिल्कुल ना दी जाए। बाहर आते ही सैमी एली की बंदूक देखता है और उसे पुरानी और खराब बताकर एक बेहतर हथियार दे देता है। साथ ही में वो ये भी इशारा करता है कि उनकी सुरक्षा के लिए एक गाड़ी उनका पीछा करेगी। बेन और एली जैसे ही वहां से निकलते हैं, डेविस पहले से ही उनके ऊपर नजर रखे होता है और चुपचाप उनका पीछा करने लगता है। कुछ देर के बाद जब वो एक सुनसान डिलीवरी स्पॉट पर पहुंचते हैं, तभी डेविस अचानक नकाब पहनकर उनकी गाड़ी को टक्कर मारता है और बंदूक दिखाकर दोनों को काबू में कर लेता है। एली तो काफी ज्यादा डर जाता है, जबकि डेविस बेन को उसके घर की लाइव वीडियो दिखाकर धमकाता है और उसकी पत्नी का नाम लेकर उसे मानसिक दबाव में डाल देता है। वो दोनों से उनके फोन और हथियार छीन लेता है और साफ कहता है कि उसे ब्रीफकेस में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे सिर्फ असली हीरे चाहिए। पहले तो बेन अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन जब डेविस उसको समझाता है कि हीरे इंश्योर है और मालिक को पैसे मिल जाएंगे, तो आखिरकार बेन सच क्यों नहीं बता देता कि असली हीरे उसके मोजे में छुपे हुए हैं। तो वो घबरा जाता है और वो धीरे से हीरे निकालकर डेविस को दे देता है। डेविस अपना काम पूरा करके जल्दी वहां से निकलने ही वाला होता है कि तभी एली अचानक अपनी पुरानी बंदूक निकालकर उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत से बंदूक मिसफायर हो जाती है और डेविस बच निकलता है। अब बिना देर किए वो अपनी गाड़ी मोड़ता है और तेज रफ्तार से वहां से भाग जाता है। शहर की भीड़भाड़ से निकलकर वो एक पार्किंग गराज में पहुंचता है, जहां पर वो खुद को संभालता है, अपनी पहचान छुपाने के लिए कॉन्टेक्ट लेंस निकालता है और गाड़ी बदलकर वहां से गायब हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम से साफ था कि वो आज बहुत बड़े खतरे से बचकर निकला है। अब इसी बीच केस की जांच कर रहे डिटेक्टिव लू और उसका साथी बेन और एली से पूछताछ करते हैं। उन्हें इस बात पर शक होता है कि जिस दिन इतने कीमती हीरे ले जाए जा रहे थे, उसी दिन इतनी सटीक लूट कैसे हो गई और चोर को बेन की पत्नी के बारे में कैसे पता था। हालांकि बेन खुद को निर्दोष बताता है, जबकि एली मानता है कि उसने गोली चलाई थी, लेकिन निशाना चूक गया। डिटेक्टिव को ये भी अजीब लगता है कि चोर ने खुद गोली क्यों नहीं चलाई, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि वो अपराधी हिंसा से बचना चाहता है और काफी समय से इन लोगों को ट्रैक कर रहा था। दूसरी ओर डेविस अपने फ्लैट पर पहुंचकर हीरो को एक कप में छुपा देता है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने नकाब पर लगे खून के दाग पर पड़ती है, जिससे उसे शक होता है कि कहीं उसने कोई सबूत पीछे तो नहीं छोड़ दिए हैं। शाम को वो अपने साथी मिस्टर मनी से मिलता है, जो चोरी का सामान बेचने का काम करता है। डेविस उसको बताता है कि आज का काम थोड़ा गड़बड़ हो गया है और वो मुश्किल से बच पाया है, इसलिए अब उसको अगला प्लान काफी खतरनाक लग रहा है। लेकिन उसका साथी उसको उकसाता है कि अगर इससे बेहतर कोई प्लान है तो बताए, वरना पीछे हटने का कोई फायदा नहीं है। अब इसी के बाद डेविस एक नई योजना पर काम करना शुरू करता है और शेरन नाम की एक इंश्योरेंस एजेंट के बारे में जानकारी जुटाने लगता है। उधर शेरन एक अमीर आदमी मुनरो को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की कोशिश कर रही होती है।
वो उसके आलीशान घर की तारीफ करती है और बड़ी चालाकी से उसको समझाती है कि उनकी कंपनी ऐसे ही अमीर लोगों की सुरक्षा के लिए बनी हुई है, क्योंकि जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है उन्हें ही असली सुरक्षा की जरूरत होती है। कहानी यहाँ से धीरे धीरे एक बड़े और खतरनाक प्लान की तरफ बढ़ने लगती है। शैरन बड़ी समझदारी से उस अमीर बूढ़े मुनरो को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है। उसकी बातों और तारीफों से साफ लग रहा होता है कि डील लगभग पक्की हो चुकी है, लेकिन तभी एक छोटी सी गलती सब कुछ बिगाड़ देती है। शैरन मुनरो की होने वाली जवान मंगेतर को उसकी बेटी समझ बैठती है, जिससे माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है और डील के चांस भी कमजोर पड़ जाते हैं। बाद में जब उसके साथी उससे पूछते हैं कि काम बना या फिर नहीं, तो वो बस इतना कहती है कि मुनरो अभी सोच रहा है। इसी दौरान वो अपने बॉस फिल से प्रमोशन की बात छेड़ती है, लेकिन फिल बड़ी चालाकी से उस बात को टाल देता है। असल में जो $3 मिलियन के हीरे चोरी हुए थे, उनका इंश्योरेंस भी उसी कंपनी ने किया था जिसमें शैरन काम करती है। फिल उसको कहता है कि पुलिस में उसके कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, इसलिए उसको ये केस संभालना चाहिए ताकि अगर चोर जल्दी पकड़ में आ जाए तो कंपनी को भारी रकम ना चुकानी पड़े। हालांकि शैरन इस केस में पड़ना नहीं चाहती थी और मुनरो वाली डील पर फोकस करना चाहती थी, लेकिन तभी मलीन नाम की एक लड़की मौके का फायदा उठाकर आगे आ जाती है और वो दूसरा काम लेने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे मजबूरी में शैरन को ये केस लेना ही पड़ता है। उधर ज्वेलर सैमी से भी पुलिस पूछताछ कर रही होती है। डिटेक्टिव्स का शक होता है कि कहीं इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए उसने खुद ही चोरी तो नहीं करवाई, लेकिन सैमी तुरंत अपने अनुभव और प्रतिष्ठा का हवाला देकर खुद को साफ बताता है। वो कहता है कि इतने सालों से उसने ईमानदारी से बिजनेस किया है और वो अपनी इमेज दांव पर नहीं लगाएगा। वो ये भी बताता है कि उसने डिलीवरी की जानकारी किसी को फोन पर नहीं दी थी, सिर्फ एक ईमेल भेजा था। ये सुनते ही डिटेक्टिव लू के दिमाग में एक नई थ्योरी आती है कि शायद चोर ने ईमेल हैक करके सारी जानकारी हासिल की हो। अब इसी समांतर डेविस अपने हैकर को पैसे देकर शैरन के सोशल मीडिया और उसके कॉन्टैक्ट की जानकारी निकलवा रहा होता है। इससे साफ हो जाता है कि डेविस सिर्फ चोरी नहीं करता, बल्कि वो पहले से रिसर्च करके ये पता लगाता है कि किसके पास कौन सी महंगी चीज है और उसका इंश्योरेंस कहां से हुआ है, ताकि वो पूरी प्लानिंग के साथ वार कर सके। एक दिन रेड लाइट पर खड़े हुए डेविस की गाड़ी से अचानक माया नाम की एक औरत टकरा जाती है। वो गुस्से में उससे सवाल करती है, लेकिन डेविस शांत रहकर उसको सिग्नल दिखाता है और उसकी हालत पूछता है। माया परेशान होती है क्योंकि वो अपने बॉस की गाड़ी चला रही होती है और देर भी हो रही होती है। वो डेविस से इंश्योरेंस की डिटेल मांगती है ताकि मामला सही तरीके से सुलझाया जा सके। हालांकि गलती माया की होती है, पर फिर भी डेविस पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए वो तुरंत पैसे देकर मामला खत्म करना चाहता है। लेकिन माया नियमों के अनुसार ही चलना चाहती है और पैसे लेने से मना कर देती है। आखिरकार डेविस को मजबूरी में अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी दिखानी पड़ती है, जिससे इस कहानी में एक नया कनेक्शन बनने लगता है। इसके बाद शैरन एक कैफे में डिटेक्टिव लू से मिलती है और चोरी के केस पर चर्चा करती है। वो सुझाव देती है कि ज्वेलर और कुरियर दोनों का टेस्ट कराया जाए, जिससे साफ हो जाएगा कि अंदर से कोई गड़बड़ है या फिर नहीं। लू तुरंत समझ जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी पैसे देने से बचना चाहती है। फिर वो शैरन को कुछ डेटा दिखाता है, जिससे शक होता है कि इस पूरे खेल में इंश्योरेंस कंपनी के अंदर का ही कोई आदमी शामिल हो सकता है। वो ये भी बताता है कि जिन लोगों का इंश्योरेंस होता है अक्सर उन्हीं के यहाँ पर चोरी होती है, जिससे अंदरूनी मिलीभगत का शक और गहरा हो जाता है। बाद में लू इस थ्योरी पर गंभीरता से काम करना शुरू करता है और पुराने केस खंगालता है। वो उन केसों को अलग कर देता है जिनमें ज्यादा हिंसा हुई थी, क्योंकि उसका मानना था कि ये चोर बिना वजह हिंसा नहीं करता। जो केस बचते हैं उनमें एक कॉमन पैटर्न निकल कर आता है। लगभग सभी वारदातें हाईवे 101 के आसपास हुई थी और हर बार चोर बेहद सफाई से बिना कोई सबूत छोड़े निकल गया था। अब लू को यकीन हो जाता है कि इन सब के पीछे एक ही दिमाग काम कर रहा है। लेकिन जब वो अपनी थ्योरी अपने बॉस के सामने रखता है तो उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता है। उसके बॉस को लगता है कि इतने पुराने केस दोबारा खोलने से डिपार्टमेंट की छवि खराब हो सकती है और मीडिया में बदनामी होगी। वो साफ कह देता है कि पुराने मामलों को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, उनका काम सिर्फ नए केस सॉल्व करना है। ये सुनकर लू निराश जरूर होता है,
लेकिन अंदर ही अंदर उसे पूरा भरोसा होता है कि कई गलत लोगों को सजा दी जा चुकी है और असली अपराधी अब भी आजाद घूम रहा है। अब इसी बीच दूसरी ओर मिस्टर मनी डेविस के इनकार करने के बाद एक नए आदमी उर्मान से मिलता है और उसे अगला मिशन ऑफर करता है। डेविस ने इस काम को बहुत ज्यादा रिस्की बताते हुए मना कर दिया था क्योंकि इसमें किसी के घायल या फिर मारे जाने का खतरा था, लेकिन उर्मान के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे ना किसी की जान की परवाह थी और ना ही जोखिम की, इसलिए वो इस खतरनाक प्लान के लिए तैयार हो जाता है। जहां अगले ही दिन प्लान के मुताबिक एक कुरियर हीरो से भरा ब्रीफकेस लेकर दुकान में घुसने वाला होता है, जो उसके हाथ से हथकड़ी के जरिए बंधा हुआ होता है। तभी पीछे से उर्मान उसके ऊपर हमला कर देता है। वो बंदूक दिखाकर पूरे माहौल में दहशत फैला देता है और बिना किसी रहम के कुरियर को बेरहमी से मारता है जब तक कि उससे चाबी नहीं निकलवा लेता। जिसके बाद वो वहां पर मौजूद एक महिला को पकड़कर जबरदस्ती सारे गहने एक बैग में भरवाता है और जाते जाते गोली चलाकर सबको डराता हुआ वहां से निकल जाता है। ये साफ दिख रहा होता है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है और उसे किसी की भी जान की कोई परवाह नहीं है। अब इसी दौरान दूसरी ओर डेविस माया को माइक नाम से मैसेज करता है और उसे डिनर के लिए पूछता है। माया मान तो जाती है, लेकिन उस रात वो थोड़ी देर से पहुंचती है। जगह उसे काफी महंगी और अलग लगती है, इसलिए वो कहती है कि वो किसी सिंपल जगह जाना पसंद करेगी। इसके बाद वो दोनों एक स्ट्रीट फूड वाली जगह पर चले जाते हैं, जहां माहौल हल्का और आरामदायक होता है। डेविस की अब तक की जिंदगी काली सफेद और खतरों से भरी रही थी, लेकिन माया उसके लिए एक नए रंग की तरह सामने आती है। उनकी बातचीत धीरे धीरे गहरी होने लगती है और डेट काफी अच्छी जाती है। माया के जाने के बाद डेविस पास ही लगे सीसीटीवी पर खबर देखता है, जहां सुबह हुई ज्वेलरी शॉप की लूट की ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि लुटेरा हेलमेट पहने हुए था, जिससे उसका चेहरा पहचान में नहीं आया और पुलिस के पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है। इस घटना को पहले से चल रही हाई प्रोफाइल चोरियों से भी जोड़ा जा रहा होता है। उधर डिटेक्टिव लू इस फुटेज को ध्यान से देखता है और उसे कुछ अलग नजर आता है। जगह, समय और तरीका तो पहले जैसे ही लगते हैं, लेकिन इस बार लुटेरे का रवैया बिल्कुल अलग होता है। जहां पहले वाला चोर बिना वजह हिंसा से बचता था, वही ये नया लुटेरा बेहद आक्रामक और बेरहम नजर आता है। इससे लू को शक होता है कि या तो वो आदमी अब बदल गया है या फिर कोई नया खिलाड़ी मैदान में आ गया है। अब इसी बीच डेविस गुस्से में मिस्टर मनी के पास पहुंचता है और उसको ताना देता है कि ये प्लान उसका था, फिर किसी और से ये काम क्यों करवाया गया। मनी भी पलटकर कहता है कि जब तो खुद डर रहा था तो मुझे किसी और को मौका देना पड़ा। बात धीरे धीरे बहस में बदल जाती है और दोनों के बीच भरोसे की दरार साफ दिखाई देने लगती है। इसके बाद मनी और उर्मान मिलकर एक और चाल चलते हैं। वो तय करते हैं कि अगली बार डेविस से ही काम करवाया जाएगा और फिर उसी को लूट लिया जाएगा, ताकि पूरा फायदा उन्हें मिले और सारा रिस्क डेविस उठाए। इस प्लान के तहत मनी उर्मान को उस हैकर का नाम देता है जिससे डेविस काम करवाता है, ताकि वो उसके मूवमेंट्स को ट्रैक कर सके। जल्द ही डेविस अपने कॉन्टेक्ट से नई जानकारी लेकर निकलता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि उर्मान ने चुपके से उसकी गाड़ी में ट्रैकर लगा दिया है। दूसरी ओर अपने फ्लैट पर लौटकर डेविस शेरन की पर्सनल लाइफ और उसके शेड्यूल पर गहराई से रिसर्च करता है, जहां अगले दिन वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उससे मिलता है और उसकी गाड़ी की तारीफ करता है। बातचीत मजाकिया अंदाज में शुरू होती है, जहां शेरन कहती है कि जिंदगी बोरिंग गाड़ियों के लिए बहुत छोटी है। जब वो उससे उसकी कार के बारे में पूछता है तो डेविस बड़े आत्मविश्वास से जवाब देता है कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा दिन है। वो उसे गेस करने को कहता है और इसी बहाने उन दोनों के बीच एक हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो जाती है। डेविस खुद को माइक बताता है और धीरे धीरे उनके बीच कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। उधर पुलिस स्टेशन में टीम लूट की आखिरी फुटेज का विश्लेषण कर रही होती है। लू दोबारा पूछता है कि क्या ये आदमी हाईवे 101 के आसपास देखा गया है, लेकिन जवाब मिलता है कि नहीं। इससे लू को यकीन हो जाता है कि लुटेरे ने बीच रास्ते में कहीं गाड़ी बदली है। वो पूरे इलाके की सर्चिंग का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसको पता है कि इसी छोटी सी गलती से केस खुल सकता है। दूसरी ओर माया डेविस के घर आती है और उसको देखकर कहती है कि उसका घर बहुत खाली और सूना लगता है, जैसे वहां पर कोई यादें ही ना हो। डेविस इस बात को हल्के में टाल देता है और म्यूजिक चला देता है। माया
उसे डांस के लिए खींच लेती है और मजाक में कहती है कि किसी को उसे इंसान बनाना होगा। धीरे धीरे डेविस भी रिलैक्स होने लगता है और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं। लेकिन अगली सुबह जैसे ही डेविस बाहर निकलता है, उसे अजीब सा एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये एहसास धीरे धीरे उसके अंदर बेचैनी पैदा कर देता है और ये कहानी एक बार फिर से एक खतरे की तरफ मुड़ने लगती है। डेविस को जैसे ही शक होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, वो तुरंत सतर्क हो जाता है और अपनी गाड़ी की बारीकी से जांच करता है, जहां थोड़ी ही देर में उसे उसमें लगा ट्रैकर मिल जाता है, जिससे उसको समझ आ जाता है कि मामला अब बहुत गंभीर हो चुका है। बिना समय गवाए वो अपनी लोकेशन बदल देता है, नया फ्लैट ले लेता है और पूरी तरह गायब हो जाता है। इसी दौरान डिटेक्टिव लू को पार्किंग गैराज में छोड़ी गई संदिग्ध गाड़ी मिल जाती है, जो उसी चोर की थी। फोरेंसिक टीम को वहां से खून की एक छोटी सी बूंद मिलती है, जिसे लू तुरंत डीएनए टेस्ट के लिए भेज देता है, क्योंकि उसको उम्मीद होती है कि यही सुराग उसे असली अपराधी तक पहुंचा सकता है। दूसरी ओर डेविस और शेरन की मुलाकात एक आर्ट म्यूजियम में होती है, जहां दोनों डिनर के दौरान बातचीत करते हैं। शेरन अपने काम के बारे में बताती है कि वो अमीर लोगों की महंगी चीजों का इंश्योरेंस करती है। तभी डेविस अचानक सच्चाई सामने रख देता है कि उनकी मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि वो पहले से उसके बारे में जानता था और उसे एक ऑफर देना चाहता है। शेरन तुरंत समझ जाती है कि वो एक चोर है और बिना देर किए साफ मना कर देती है। वो कहती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया है, लेकिन डेविस तर्क देता है कि जिन अमीर लोगों को वो बचा रही है, वो खुद ईमानदार नहीं है। ये सुनकर शेरन को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। बाहर निकलते ही डेविस की नजर उसी बाइक सवार पर पड़ती है जो उसका पीछा कर रहा था। वो तुरंत अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा देता है और दोनों के बीच एक तेज रफ्तार पीछा शुरू हो जाता है। उरमान काफी देर तक बचने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार एक गाड़ी से टकराकर गिर जाता है और लंगड़ाता हुआ पास की बिल्डिंग में घुस जाता है। डेविस भी उसके पीछे पहुंचता है और बंदूक तानकर साफ चेतावनी देता है कि उससे दूर रहे। इसी बीच दूसरी ओर शेरन की मुलाकात डिटेक्टिव लू से होती है, जहां दोनों अचानक आमने सामने आ जाते हैं। उसी समय लू को एक कॉल आता है कि हाईवे 101 के पास एक संदिग्ध चोर देखा गया है। जब पुलिस वहां पहुंचती है और गोली चलाती है तो पता चलता है कि वो कोई खतरनाक अपराधी नहीं, बल्कि एक मासूम लड़का था जिसके पास शायद हथियार भी नहीं था। इसके बावजूद पुलिस उसको मार गिराती है और मामला वहीं पर खत्म कर देती है। लू को साफ समझ आ जाता है कि सच्चाई को दबाया जा रहा है और उसके बॉस सारे पुराने केस इसी बहाने बंद कर देते हैं और घोषणा कर देते हैं कि वही लड़का असली चोर था। इस फैसले से लू पूरी तरह निराश हो जाता है, क्योंकि उसको यकीन होता है कि असली अपराधी अब भी आजाद घूम रहा है। इधर इंश्योरेंस ऑफिस में मलीन को तारीफें मिल रही होती है, क्योंकि मुनरो के साथ बड़ी डील आखिरकार पूरी हो चुकी होती है। असल में सारी मेहनत शेरन ने की होती है, लेकिन आखिरी साइन मलीन करके सारा क्रेडिट ले जाती है। शेरन एक बार फिर अपने बॉस से प्रमोशन की बात करती है, लेकिन इस बार भी उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब वो गुस्से में कहती है कि वो अपने सारे क्लाइंट्स लेकर दूसरी कंपनी में चली जाएगी, तो उसका बॉस उसका अपमान करते हुए कहता है कि उसकी उम्र में कोई उसे काम पर नहीं रखेगा। ये सुनकर शेरन अंदर से टूट जाती है और उसकी सोच बदलने लगती है। इधर डिटेक्टिव लू को डीएनए रिपोर्ट मिल जाती है और वो उसे बड़े ध्यान से पढ़ने लगता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि अब सच्चाई सामने आएगी। इसी बीच शेरन अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला लेती है और डेविस से संपर्क करती है। वो उसे एक नए मौके के बारे में बताती है। वो कहती है कि एक कुरियर आने वाला है जो मुनरो की शादी के लिए लगभग $5.5 मिलियन के हीरे और महंगी घड़ियां लेकर आएगा। सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी, लेकिन प्लान में कुछ कमियां भी हैं। वो बताती है कि मुनरो टैक्स बचाने के लिए कैश में पेमेंट कर रहा है, जिसका मतलब है कि वहां पर करीब $1 मिलियन कैश भी मौजूद होगा, जिसकी सिक्योरिटी उतनी मजबूत नहीं है। ये सुनकर डेविस के दिमाग में फिर से प्लान बनने लगता है, लेकिन वो थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है। वो साफ कहता है कि पैसा तभी मायने रखता है जब इंसान उसको लेकर जिंदा बच सके, लेकिन शेरन उसको समझाने की कोशिश करती है कि ये एक ऐसा मौका है जिसके बाद वो हमेशा के लिए सब छोड़ सकते हैं। अब इसी बीच कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। डीएनए रिपोर्ट में जिस इंसान का नाम सामने आता है वो कोई और नहीं बल्कि खुद डेविस होता है। अब खेल और भी खतरनाक हो चुका है, क्योंकि एक तरफ पुलिस उसके करीब पहुंच रही है
और दूसरी ओर वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी की तैयारी कर रहा है। लू अब डीएनए रिपोर्ट के आधार पर सीधे उस पते पर पहुंचता है जो डेविस के नाम पर रजिस्टर होता है। दरवाजा एक महिला खोलती है और लू खुद को एक अलग नाम से इंट्रोड्यूस करते हुए कैजुअली उससे पूछता है कि क्या वो डेविस को जानती है। महिला के चेहरे के हावभाव देखकर ही लू समझ जाता है कि वो उसको पहचानती है। उधर दूसरी ओर डेविस को उसी महिला का वॉइसमेल मिलता है जिसमें वो उसे तुरंत कॉल बैक करने को कह रही होती है। जब डेविस उससे बात करता है तो उसको पता चलता है कि पुलिस उसके बारे में पूछताछ कर चुकी है। अब उसको साफ एहसास हो जाता है कि मामला उसके बहुत करीब पहुंच चुका है और समय बहुत कम है। इसके बाद वो शरण से मिलकर कुरियर की डिटेल्स कंफर्म करता है। शरण अंदाजा लगाती है कि डिलीवरी शादी के 1-2 दिन पहले ही होगी, यानी फ्राइडे या फिर सैटरडे तक। तब डेविस उसको एक डिस्पोजेबल फोन देता है और सख्त निर्देश देता है कि हर कॉल के बाद सिम नष्ट कर दिया जाए ताकि कोई सबूत ना बचे। शरण को ये सब थोड़ा फिल्मी लगता है, लेकिन डेविस साफ करता है कि ये सिर्फ फिल्मी बातें नहीं बल्कि असल दुनिया का तरीका है, साफ सुथरा काम और कोई निशान नहीं। कुछ दिनों की मेहनत के बाद शरण पूरा प्लान निकाल लेती है और सारी जानकारी डेविस को दे देती है, लेकिन तभी अचानक उर्मान वहां पर पहुंच जाता है और हमला कर देता है। घबरा कर शरण उसे भी सारी जानकारी बता देती है, कैश, हीरे और सब कुछ। अब वो पूरी तरह डर जाती है और समझ नहीं पाती कि किस पर भरोसा करे। डर के मारे वो सीधे लू के पास पहुंच जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वो सब कुछ कबूल कर लेती है, पूरा प्लान, चोरी की जानकारी और हर छोटी बात। लू उसको समझाता है कि अब भी वो इस अपराध में शामिल मानी जाएगी और अगर मामला खुला तो उसको भी जेल जाना पड़ सकता है, लेकिन साथ ही में वो उसको सुरक्षा देने का भरोसा भी देता है और कहता है कि कुछ समय के लिए वो उसके घर पर रह सकती है। इसके बदले वो उससे डेविस यानी माइक के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी निकालने लगता है। अब इसी दौरान लू सबूत इकट्ठा करने में लग जाता है और केस को मजबूत बनाने की कोशिश करता है। उधर डेविस अपनी जिंदगी के दूसरे पहलू से भी जूझ रहा होता है। वो माया से कहता है कि उसे काम के सिलसिले में शहर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन असली वजह वो नहीं बताता ताकि वो सुरक्षित रहे। माया को ये दूरी और छुपाव पसंद नहीं आता। वो गुस्से में रिश्ता खत्म कर देती है। ये बात डेविस को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन उसके पास अब पीछे हटने का विकल्प नहीं होता। आखिरकार चोरी वाले दिन वो अपने प्लान के मुताबिक एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता है, जबकि उसे ये बिल्कुल पता नहीं होता कि उर्मान और लू दोनों उसके प्लान से वाकिफ हो चुके हैं। डेविस बड़ी चालाकी से असली ड्राइवर को किडनैप कर लेता है और खुद उसकी जगह लेकर कुरियर को लेने निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर लू भी अंडरकवर बनकर कुरियर के रूप में घड़ियों और हीरो वाला बैग लेकर पहुंच जाता है। इस तरह गाड़ी में एक नकली ड्राइवर और एक नकली कुरियर साथ चल रहे होते हैं। दोनों होटल पहुंचते हैं जहां मुनरो ठहरा हुआ होता है। कमरे में पहुंचते ही डेविस बंदूक निकालकर सबको काबू में कर लेता है और तिजोरी से कैश निकालने को कहता है। अब जैसे लू उसके कहे अनुसार सामान बैग में डालने लगता है, वो छुपाई हुई बंदूक निकालकर डेविस के ऊपर तान देता है और अपनी असली पहचान बताता है। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन तभी अचानक उर्मान वहां पर पहुंच जाता है और दोनों पर बंदूक तान देता है। वो बिना सोचे समझे गोली चला देता है और मुनरो को घायल कर देता है। अफरा तफरी के बीच डेविस भी जवाबी फायर करता है और उर्मान को खत्म कर देता है। अब सब शांत हो जाता है और लू डेविस से कहता है कि वो जानता है कि वही हाईवे 101 वाला चोर है, लेकिन उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। आज भी उसने उसकी जान बचाई है। इसी बात से लू का नजरिया बदल जाता है और वो उसको जाने का मौका देता है। वो मुनरो को भी धमकाता है कि अगर उसने सच नहीं माना तो उसकी टैक्स चोरी की जांच शुरू करवा देगा। लू बैकअप को गलत जानकारी देकर केस को वहीं पर खत्म कर देता है और डेविस को निकलने का मौका दे देता है। जाते जाते डेविस अपने वादे के मुताबिक लगभग $3 मिलियन शरण तक पहुंचा देता है और अपनी महंगी कार लू के लिए छोड़ देता है। वहीं माया के लिए वो एक चिट्ठी छोड़ता है जिसमें उसके बचपन की एक तस्वीर होती है, शायद ये बताने के लिए कि उसके अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, जहां एक चोर की कहानी सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि हालात, रिश्तों और फैसलों की भी बन जाती है। सो विद ऑल दैट सेड, फिलहाल तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।